हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, वो हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। तो उन सभी को एक बार हम छोटे रूप में समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है और वो वस्तु हमारे आँख से उस पार है, यानी दीवार है जिसके उस पार रखा हुआ है। तो उस वस्तु पे प्रकाश पड़ रही है, तो प्रकाश जब तक उस वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जो टकरा कर जो लौटने की घटना जो होती है ना, जैसे प्रकाश किरण का कोई वस्तु पे टकरा कर, जैसे हम आपको उदाहरण के समझा रहे हैं, ये आपको सन है, ठीक है, सन है। अब यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरण निकलती है, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरण निकलती है। यहाँ पर कोई हम वस्तु मान लेते हैं, कोई वस्तु हम मान लेते हैं, ठीक, कोई वस्तु मान लेते हैं, गाड़ी है। तो जब तक प्रकाश किरण इस पर टकरा कर और फिर वापस आती है, जब भी प्रकाश किरण जितने भी होगी ये टकरा कर वापस आएगी। अगर हम रोड के इस पार खड़े हैं, मान लीजिए रोड के इस पार हम खड़े हैं, ठीक है, जब तक ये प्रकाश की जितने भी किरणें हैं जो इस पर टकरा कर, ये टकरा कर जब तक हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम पूरी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जो भी पूरी हम देख रहे हैं ना, जो भी घटना हो रही है प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौट जाना। अब प्रकाश का परावर्तन, इसका अर्थ क्या होगा कि प्रकाश का लौट जाना, ये होगा प्रकाश का परावर्तन। आइए हम इसका परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं उन्हें समझते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम को लिखे, इसके विभिन्न पदों को लिखे, उस सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दें, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी परिभाषा। तो प्रकाश किरणों का लिखेंगे, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन या नहीं होगा, इस पे होगा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा हो गई। अब इसे हम एक फिर से समझ लेते हैं। देखिए साइंस में क्या है, कोई भी अगर आप लिख रहे हैं, कोई परिभाषा दे रहे हैं, तो उसे शॉर्ट में आप किस तरीके से दर्शा सकते हैं, क्या उसके कुछ नियम होते हैं या फिर कोई सा फिगर हो ना, तो वो आप साइंस में बना ही दीजिएगा। साइंस बहुत अब वो फिगर वाला चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो इस चीज़ को हम यहाँ दर्शा देंगे, तो इससे हमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर जो परीक्षा लेता है, जो हमारे कॉपी चेक कर रहा है, वो अच्छी तरह समझ सकता है कि हाँ इस विद्यार्थी ने इस चीज़ को समझा है, न सिर्फ रटा। अगर रटना होता तो हम इतना रट कर और एग्जाम में तो दे सकते थे, लेकिन जब हम समझ रहे हैं तो पूरा पूरा समझेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। यहाँ से कोई टेस्ट सॉरी एरो दे देंगे, एरो आपको आते हुए, एक एरो जाते हुए। इसको लिखते हैं सतह, इसको लिखता है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये होता है परावर्तित किरण, ये आपको होता है परावर्तित किरण, ठीक है। अब इसको उतारिए। अब इसके बाद हम आपको और कुछ बताते हैं। अब जो भी ये प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ये कुछ निश्चित नियम के तहत ही होता है। अब निश्चित नियम को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे सतह, सतह आपको दो तरह का हो सकता है। एक होता है वक्र सतह, वक्र सतह। तो वैसा सतह
जो ऊबड़ खाबड़ हो, जैसे इस तरीके का सतह हो, ठीक है, ये सतह होगा, ये ऊबड़ खाबड़ है, जिसका मतलब सरफेस प्लेन नहीं है। अब एक होता है आपको समतल सतह, ये पूरा प्लेन होता है। तो जो भी प्रकाश के जो नियम होते हैं वो समतल सतह के लिए लागू होते हैं। अब समतल सतह के लिए किस तरह लागू होते हैं वो हमको बता रहे हैं, आपको बताएंगे उसके बारे में। अभी हम समझते हैं कि यह वक्र सतह पर ये लागू क्यों नहीं होते हैं। तो वक्र सतह को समझने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश है तो ये आपको इधर चल जाएगी, यहाँ से कोई प्रकाश है ये आपको इधर चलेगी। लेकिन जब अगर हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो इसका सब सतह जो है वक्र होने के कारण, तिरछा होने के कारण, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण ये आपको प्रकाश कहीं और भी जा सकता है, ऐसे निकल जाएगा। आ तो रहा है आगे से, ये ऐसे निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पड़ा तो ये बहुत दूर जाकर जाएगा, ये बहुत दूर जाके आपको परावर्तित होगा, बहुत ज़्यादा कोण बनाएगा, यहाँ पे कम कोण बनाएगा, विपरीत कोण बना सकता है। तो ये सभी जो घटनाएं होती है वो वक्र सतह पर होती है। तो इसलिए जो परावर्तन का नियम है वो समतल सतह के लिए लागू होता है। अब समतल सतह के लिए किस लिए लागू होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई हम प्रकाश डालें तो ये एक ही दिशा में और एक ही मतलब बोलते हैं ना कि समान कोण के साथ ये परावर्तित होती है। अब कोई भी यहाँ से हम कहीं भी डालेंगे तो ये जितना भी एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए इस एंगल पे हम डाल रहे हैं, कोई भी मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये भी आपको 60 डिग्री ही एंगल का होगा, ठीक है। अगर उतना ही साइज से डाल लेते इसे किसी भी सतह पर, अगर किसी भी सतह पर कोई भी बिंदु पे हम अगर इसके प्रयोग को करें, प्रकाश के परावर्तन के प्रयोग को करें तो वे सभी आपको एक ही नियम का पालन करते हैं, यानी 60 डिग्री होगा इधर तो 60 डिग्री इधर भी होगा। जिस लंबाई से आपको ये डाला गया है उसी लंबाई से आपको ये भी आएगा। ये सब होता है समतल सतह पे। अब प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं उन्हें समझते हैं। इसके बाद आपको पॉइंट आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के आपको दो नियम होते हैं, यहाँ इसको उत्तर में लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होगा तो ये समझते हैं। प्रथम नियम में हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। अब क्या दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही समतल में होते हैं। अब इस चीज को हम समझते हैं ये किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई सतह है, ये जो किरण आती है आपतित किरण कहलाती है। अब आ रही है तो आपतित किरण इसको बोलेंगे, जा रही है तो परावर्तित किरण, यदि परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो परावर्तित किरण होती है। जो किरण आ रही है किसी सतह से आकर टकरा रही है तो आपतित किरण, जो किरण चली गई लौटने वाली किरण परावर्तित हो रही है तो वो को परावर्तित किरण बोलते हैं। अब इसे समझिए, अब यहाँ से इसका परावर्तन हो गया। ये जो किरण आके इस सतह पर पड़ रही है,
इस सतह पर पड़ रही है, तो ये आपतित किरण। और ये जो चली गई जो होता है परावर्तित किरण। इसको लिख सकते हैं हम आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण ये होता है परावर्तित किरण। अब क्या होता है ना कि जब हम कोई एंगल मापते हैं, ठीक है, तो एंगल कोई भी हम एंगल मापते हैं तो उसके लिए हम एक बेस लेते हैं, हम जो क्षैतिज होता है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में एक आपको बेस लेते हैं, एक आधार लेते हैं, वहां से हम एंगल नापते हैं। हाँ कि भाई ये आपको 90 डिग्री का हुआ और ये आपको 60 डिग्री का हुआ। कोई भी हम एंगल जब नापते हैं तो एक बेस लेते हैं जो कि क्षैतिज दिशा में होता है। लेकिन आप इसको देखेंगे, ये जो परावर्तित किरण है तो ये क्षैतिज दिशा में नहीं है, आपको तिरछी रेखाएं होती है। ठीक है, अगर इसका हम एंगल मापे तो एंगल हम किस आधार से माप सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम एंगल हमेशा मापते हैं तो हम इस तरीके से एंगल मापते हैं, यहाँ से यहाँ मापेंगे नहीं, तो हम यहाँ से यहाँ मापेंगे, ऐसे मापते हैं ना। बेस जो आधार होता है वो क्षैतिज जो तल होता है उसके हिसाब से हम कोण जितना भी होता है मापते हैं। तो उसके लिए क्या वैज्ञानिकों ने एक उपाय लगाया है। वैज्ञानिकों ने क्या उपाय लगाया कि इसके बीच में जो दो किरण है इसके बीच में एक लंब डाल देते हैं, 90 डिग्री कोण में अभिलंब जो होता है वो डाल देते हैं। तो ये जो अभिलंब हुआ, अभिलंब आप क्लियर लिख लीजिएगा, आपको बोल रहे हैं अभिलंब होता है, अभिलंब हुआ। तो यहाँ से जो है ना, इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, तो अब यहाँ से हम कोण मेजर कर सकते हैं। यहाँ से इतना कोण हुआ और यहाँ से इतना कोण हुआ। अब हम मेजर कर सकते हैं कि कितना कोण हुआ। अब ये जो है ना, जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए आपको हम उदाहरण से बताते हैं। जैसे ये आपको एक पेज है, तो इस पे हम बता रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे ये पेज है, तो पेज में होगा यहाँ से कोई आपतित किरण है और ये आपको परावर्तित किरण है, ये कोई सतह है और ये अभिलंब है। तो ये तीनों एक ही तल में होता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको हम पेज लिया है। अब इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके, जो एक प्लेन में, एक प्लेन है, ये आपको एक प्लेन हुआ, एक समतल हुआ, इसी में होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण यहाँ आई, ठीक है, इस तरीके से आई और यहीं से, इसी सतह से, जो ये प्लेन है इसी सतह से परावर्तित हो गई। जो अभिलंब खींचा गया है वो भी इसी सतह पे खींचा गया है, ना कि इससे आगे खींचा गया, ना कि इससे पहले खींचा गया। ठीक है, ये हुआ। तो तीनों एक ही सतह पे होता है। अब इसके दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम होता है, आपको इसको शायद मैं साफ कर लूँ, जगह नहीं है। अब इसको साफ करके आपको दूसरा नियम बताता हूँ। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम, ये आपको पहला नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम आपका ये हो गया। द्वितीय नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्या कर रहा है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? यहाँ इसका अर्थ में लिखेंगे आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। अब इस चीज को समझते हैं कि ये क्या होता है सर, परावर्तन कोण, इसको लिखेंगे। अब इस चीज को हम समझते हैं ये क्या होता है। इसको आप रहने दीजिए, समझने में आसानी होगी। ऐसे मान लीजिए ये सतह है, यहाँ पर हम एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब ये अभिलंब है, खींच दिए, अभिलंब, इसको खींच दिए।
अब आपतन कोण क्या हुआ, तो आपतित किरण और अभिलंब, ये जो अभिलंब है इस दोनों के बीच में जो कोण बनते हैं ना, जैसे इस दोनों के बीच में ये कोण बना तो इसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण होगा तो इसका नाम क्या होगा, किस नाम से डिनोट करेंगे, तो इसको हम आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या आपतन कोण, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। ये आपको आगे हम लिखवाएंगे भी, इस नियम के बाद आपको हम वही लिखवाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों को परिभाषित करें। अब क्या हुआ, परावर्तन कोण, तो जो किरण परावर्तित हो रही है, ये परावर्तित किरण यही है ना, ये आपको आप किरण है, ये आपको परावर्तित जो किरण लौट जा रही है, जो परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनते हैं ये होता है आपको परावर्तित कोण, यानी परावर्तन कोण। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो जो हम ऊपर लिखे हैं जो हम ऊपर लिखे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण की जगह क्या हो सकता है, हम आई लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर। ये नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये आपका एक नियम है, सॉरी दूसरा नियम है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, जो पहला आपका नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में, यानी एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, ना वो ज़्यादा होगा ना कम होगा। ऐसे मान लीजिए एक ही समतल हो गया ना, तो जो प्रकाश की किरण इधर आ रही है और इधर से ही लौट आ रही है, इसी पे आपको, इसी प्लेन पे, इसी सरफेस है, इसी प्लेन पे एक अभिलंब खींचा गया, तीनों एक ही तल में होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और इधर चली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको एक ही प्लेन में, एक ही समतल में जाती है। अब दूसरा नियम आप क्या कह रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो आपतन कोण होता है ये आपको परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपको दूसरा नियम है। अब इसके बाद बात आती है कि प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों को परिभाषित करें। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है तथा उनके विभिन्न पदों को परिभाषित करें। बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उन दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब प्रकाश के विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए, प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए, प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए हम उसको परिभाषित हम किस प्रकार करेंगे, चलिए हम ट्राई करते हैं। जो भी साइंस बनाए, जो भी साइंस में अगर मान लीजिए उसका एग्जाम्पल अगर हो तो उसका एग्जाम्पल दे दे। जैसे केमिस्ट्री में एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल दे दे। बायोलॉजी में होते हैं, तो केमिस्ट्री में परिभाषा देने के बाद उसका एग्जाम्पल दे दे। अगर उसमें फिगर हो तो फिगर टोटली उसका बना दे। साइंस में एग्जाम्पल और आपको फिगर का भी बहुत महत्व है, परिभाषा के अलावा उन दोनों का भी बहुत महत्व होता है। एग्जाम्पल देने से और फिगर से मतलब ये समझ में ही आता है ना कि बच्चा आप समझा है। अगर परिभाषा सिर्फ लिखे हो तो उसका मतलब ये होता है कि तुमने रट लिया है। परिभाषा सिर्फ लिखोगे तो कभी इसका क्या मतलब है कि तुमने रट लिया है। अगर एग्जाम्पल दोगे, उसका फिगर बनाओगे, तो इससे मतलब होता है ना कि एग्जाम्पल में देखेगा कि हाँ बच्चा समझा है, इस चीज़ को पढ़ा है, वो अच्छे मार्क्स देगा। अब प्रकाश के परावर्तन हो गया। अब क्या इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, फिर नियम किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं या फिर क्या है, ये भी हो सकता है। तथा ये आपको 5 नंबर में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। 5 नंबर जो दीर्घ उत्तरीय होता है ना, लॉन्ग एंसर क्वेश्चन, उसमें आता है। तो तथा उनके विभिन्न पदों को
उनके विभिन्न पदों को परिभाषित करें। परिभाषित करें। ये जो क्वेश्चन आपको है, ये 5 नंबर द्विगुतरीय लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये सब आते हैं। अब इसका परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, ये आपको मैंने बताया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वो आपको उतना देर पहला आपको यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे इसका संबंध कहा है, और जो ये है तथा उनके विभिन्न पदों को परिभाषित करें। ये जो चीज़ है यहाँ से आपको यहाँ तक, ये मैं आपको बताऊंगा कि उनके विभिन्न पद क्या होते हैं, उन्हें किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अब उसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिगर आपको बनाने जा रहे हैं। ये होता है परावर्तित किरण। इसके बीच में आपको क्या होता है, अभिलंब होता है। ये होता है अभिलंब। अभिलंब। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ, आपतन कोण। ये हो गया आपको आई, और यहाँ से यहाँ जो कोण बना ये आर, हो गया आई, ये हो गया आपको आर। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण जो होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। इस फिगर को आप नोट करिए। चलिए, अब सबसे पहले इसमें परिभाषित कर दे हमें आपतित किरण को। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, अगर यहाँ से स्थित उनके विभिन्न पदों को परिभाषित करें। यहाँ से उसका आंसर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ का आंसर तो पीछे वीडियो में आपको पिछली बार आपको हम लिखवा चुके हैं इसके पहले, और यहाँ नीचे साइड में था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, उसे परावर्तन के नियम क्या है, ये सभी लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ से बता रहे हैं कि उनके विभिन्न पदों को परिभाषित कर रहे हैं। तो इसका उत्तर किस तरीके से होगा कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पदे परिभाषित है। ठीक है, क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित पदे परिभाषित, जो नीचे पद दिए गए वो सभी परिभाषित किए गए। तो हम फर्स्ट नंबर में स्टार्ट करते हैं आपको आपतित किरण से। अब इस किरण का हम कुछ नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए ए दे दिए, इसको यहाँ बी लिख दिए, और इसको सी लिख दिया, और यहाँ पर ओ बिंदु बता दिए। इसका नामकरण हम कोई भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी नाम देके उसको लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि आपतित किरण तो क्या हो जाएगा, किसी माध्यम से कोई सतह पर या फिर किसी सतह पर, किसी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं।
आपतित किरण कहते हैं, फिर बोलते हैं, कहते हैं, लिख लीजिए, कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी माध्यम से किसी सतह से टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप उदाहरण समझ सकते हैं कि कोई माध्यम जैसे मान लीजिए माध्यम, अगर हम निर्वात में बोला कि अगर हम खुले रूप से करें तो ये माध्यम क्या होगा, प्रकाश का माध्यम क्या है, वो हवा से आती है। प्रकाश का माध्यम क्या, हवा से आती है। तो हवा से आने का जो यहाँ पे है माध्यम का मतलब ये होता है कि हवा से आ रही है। माध्यम अलग भी हो सकते हैं, जल में भी होता है, तो जल में आपको प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ना है कि जल में होता है, तो ये माध्यम है। माध्यम तो और भी होता है, आपको कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। उन सभी माध्यम के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसके थ्रू प्रकाश आती है, जो उसका रास्ता है उसके थ्रू प्रकाश आती है, उसे माध्यम करें। अब क्या करें, किसी सतह से टकराने वाली किरण को, अब कोई सतह है, या कोई सतह है, इसको लिखेंगे सतह, ठीक है, सतह हो गया। अब किसी सतह पर टकराने वाली किरण को, जो आकर टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, ये यही किरण आकर टकरा रही है ना, तो इसे हम आपतित किरण बोलेंगे। तो आपतित किरण अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात क्या हो जाएगा, ओ ए या फिर ए ओ, आपतित किरण है। ठीक है, ये हो गया। वैसे हम एओ माने हैं, आप यहाँ कुछ और मान सकते हैं, कोई भी अलग अलग कुछ भी नाम इसका मान सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने आर मान दिया, यहाँ पे ओ मान दिया, तो आर ओ हो जाएगा, ओ आर हो सकता है, हम उल्टा भी ले सकते हैं, ओ आर भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम डिनोट कर दिए, यानी अर्थात में हम इसको दर्शा दिए कि अर्थात वो है आपतित किरण। जैसे हम परिभाषा इसको समझ लिए, परिभाषा हम बता दें, किसी माध्यम से किसी सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ये परिभाषा हमने रख लिया। अब इस चीज़ को हम समझे नहीं, इसका एक उदाहरण नहीं दे, तो ये किस तरीके से एग्जाम्पल को लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है, एग्जाम्पल को लगना चाहिए हमने पढ़ा है भाई, हमने मेहनत किया है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले इतना बड़ा फिगर तो बना लेंगे हम, अब फिगर में सबका नामकरण कर देंगे, अलग अलग नाम इस सबका डिनोट कर देंगे। उसके बाद हम दर्शा देंगे लास्ट में कि अर्थात ओ ए ए ओ आपतित किरण है, तो ए ओ आपतित किरण है। अब इसके बाद आती है दूसरा पद, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, अब परावर्तित किरण क्या होती है, तो इसी प्रकार से इसका क्या है, इसमें क्या है, आकर टकराती है, क्या आकर टकराने वाली किरण को, इसमें क्या होता है, टकरा कर लौटने वाली किरण को, हो सकता है ना कि टकरा कर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। इसका परिभाषा हम देते हैं, किसी माध्यम से किसी सतह पर, किसी माध्यम से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, किसी माध्यम से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण के परावर्तन को, किरण के परावर्तित, एक मिनट, किसी माध्यम से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण या टकराने वाली किरण, किसी माध्यम से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, एक मिनट इसको परिभाषा हम और सुस्पष्ट रूप से लिख देते हैं, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। सुस्पष्ट रूप से क्या होगा उसे हम फिर से लिखते हैं, जितना अच्छे तरीके से, जितना बेटर में शॉर्ट में हो जाए और अच्छी बात है। आते हैं परावर्तित किरण, तो क्या रहेगा, सतह से टकराने वाली किरण या फिर किसी सतह से लौट कर उसी माध्यम में जाने वाली किरण को क्या रहेगा, सतह से टकराकर उसी माध्यम में
उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, फिर बोलते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या है? सतह से टकरा कर उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब समझिए, आपको ये जो किरण है सतह से टकराया, और जो जा रही है तो हवा से आ रही है तो हवा में तो जा भी रही है, जो माध्यम तो दोनों एक ही है, दोनों माध्यम एक ही होना चाहिए। जब ये आपको कंपल्सरी है कि दोनों माध्यम एक ही होना चाहिए। तो ये जो आएगी तो ये आपको एक ही माध्यम में जा रही है, तो एक ही माध्यम में जो प्रकाश जाने वाली है, जो जा रही है, जो लौट रही है यहाँ से, तो ये आपको परावर्तित किरण होगी। ये इसका परिभाषा हो गया। अब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम इसको स्पष्ट रूप से क्या लिख सकते हैं, अर्थात ओसी या सीओ, अर्थात सीओ क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण है। हो गया, ये हो गया। और इसके बाद आपको बात आती है एक अभिलंब की। अभिलंब लिखेंगे, अभिलंब। अब इसके बारे में क्या हो सकती है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण इसी के बीच में लगभग ये डाला गया है। तो इसकी परिभाषा हम उस प्रकार से न देकर कुछ अलग प्रकार से देने प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये इसकी परिभाषा किस तरह हम स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, सतह पर, जो सतह है परावर्तक सतह इसको बोलेंगे, परावर्तक सतह पर परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया, लंब उस सतह का अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब अर्थात में लिख देंगे, अर्थात ओ बी या फिर बी ओ लिखेंगे, अर्थात बी ओ क्या है? अभिलंब है, ठीक है। ये आपको तीन चीजें हो गया। देखिए यहाँ पे शब्द है कि परावर्तक सतह, जो परावर्तन की जितने भी घटनाएं हो रही है तो वो एक सतह पे यानी एक बेस पे यानी एक सरफेस पे हो रही है। तो ये सरफेस जो होगा ना, इसको हम परावर्तक सतह भी बोलते हैं। जो परावर्तन की घटना हो रही है वो एक सतह पे हो रही है तो उस सतह को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। ठीक है, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट कर रही है ना। चलिए इस चीज़ को आप नोट करिए। तो इसके आगे भी बहुत सारे पद हैं, उन्हें हम परिभाषित करते हैं। चलिए आपको नोट करना होगा तो वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं। चाहे आप जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, तो आप उसी समय कॉपी पेन लेकर आप उसको लिख सकते हैं। अब आपको हम किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बता दिया। अब बचा आपको आपतन बिंदु। तो आपको चौथा पॉइंट होता है आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु। तब ये समझिए आपतन बिंदु को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, एक पॉइंट पे आकर टकरा रही, नहीं आगे पॉइंट पे आकर मिल रही, तो जिस पॉइंट यानी जिस बिंदु पे आकर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब इसकी परिभाषा दे रहे हैं, आपतित किरण परावर्तक हो गया सतह के किसी बिंदु, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, किसी बिंदु ना लिखे यहाँ पर, जिस बिंदु पर, और लिखेंगे जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। लिखेंगे उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आपतन बिंदु क्या करते हैं, लिखेंगे अर्थात वो आपतन बिंदु है। ठीक है, वो जो है आपतन बिंदु है। परिभाषा क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराई, ये आपतित किरण है, ये आपको परावर्तक सतह है, इसके जिस बिंदु पर आकर टकराई है ये बिंदु पर, तो इसको हम आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद 2 पॉइंट और बचता है, एक होता है आपतन कोण, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी था। आपतन कोण, अब आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात कौन सा कोण हो जाएगा, तो अगर हम इस कोण को दर्शा रहे हैं, मैथ में आप पढ़े होंगे, इस कोण को यानी इस पॉइंट कोण को दर्शाना है, इस एंगल को दर्शाना है, क्या करेंगे, ए ओ बी, अर्थात कोण या वो कोण का सिंबल है ए ओ बी, क्या है आपको आपतन कोण है। अब इसकी वजह से इसे हम या फिर इसे हम स्मॉल आई लिखेंगे, स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। यह हो गया आपतन कोण की परिभाषा कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण क्या हो जाता है, ए ओ बी आपतन कोण है, इसे हम आई द्वारा भी सूचित करते हैं, आई द्वारा सूचित किया जाता है। ये आपको कोण हम ये हो गया आपतन कोण, इसको आई द्वारा सूचित किया गया। अब एक होता है परावर्तन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहता है, रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हो जाएगा परावर्तित किरण तथा अभिलंब
के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं इसको, अर्थात कौन सा कोण है परावर्तन कोण? BOC, अर्थात कोण BOC परावर्तन कोण है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसे हम R द्वारा सूचित करते हैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चन बताया, ये आपको था प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों को परिभाषित करेगा। जिसके जितने भी पद होते हैं, जितने भी इसमें आपको पद लगे हैं, जैसे आपतित किरण क्या हुआ, विलंब क्या हुआ, परावर्तित किरण का आपतन बिंदु क्या हुआ, आपतन कोण क्या हुआ, परावर्तित कोण क्या हुआ, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। तो ये परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ खत्म होते हैं। इसके बाद आपको आते हैं कि प्रतिबिंब, जो कि आपको अगले वीडियो से ये स्टार्ट होगा कि प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, उन सभी के बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।